चलिए, मोस्ट वेलकम आप सभी दोस्तों का। तो आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के टेस्ट सीरीज़ पे। तो ध्यान से देखिएगा, सारे टर्म्स, टर्मिनोलॉजी और जो भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा ध्यान से सुनिएगा, और जो भी प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो प्रत्येक प्रश्न को आप लिख लीजिएगा जो आपको नहीं पता होगा। बाकी चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुद्रा स्वयं का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की? ठीक है, तो दोस्तों ये बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। तो बताइए, ए है मार्शल ने, बी है क्राउथर ने, सी है क्राउमर ने, डी है हैंसन ने। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्राउमर ने। ठीक है, तो मुद्रा स्वयं का निर्माण करती है, यह परिभाषा क्राउमर का है। चलिए प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है? तो इसमें राइट आंसर बताइए क्या है। ए है उपभोग एवं मांग से, बी है आपूर्ति एवं मांग से, सी है मुद्रा के प्रचलन से, डी है घाटे की अर्थव्यवस्था से। तो दोस्तों इसको भी आप नोट डाउन कीजिएगा, जो ग्रेसम का नियम है वह मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। प्रश्न नंबर तीसरा देखिए क्या है, निम्न में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? ठीक है, तो मुद्रा इनमें से कौन सा कार्य नहीं करती है वो बताना है। ठीक है, तो ए है मूल्य का मापन, बी है मूल्य का हस्तांतरण, सी है मूल्य का संचय, डी है मूल्य का स्थिरीकरण। तो दोस्तों अगर इसमें राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी है, मूल्य का स्थिरीकरण मुद्रा नहीं करती है। ठीक है, बाकी मूल्य का मापन, मूल्य का हस्तांतरण, मूल्य का संचय करती है। ठीक है, तो ये भी नोट डाउन कीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखिए, ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो वह क्या कहलाती है? तो ए है दुर्लभ मुद्रा, बी है सुलभ मुद्रा, सी है स्वर्ण मुद्रा, डी है गर्म मुद्रा। तो इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, गर्म मुद्रा। होता क्या है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कोई विदेशी पोर्टफोलियो आती है, भारत में इन्वेस्ट करती है। ठीक है, भारत के शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है। ठीक है, और वो ना ज्यों ही जब देखती है उसका 10 रुपया 100 रुपया के बराबर हो गया, तो भारतीय स्टॉक से या शेयर से अपने पैसे निकाल के लेके भाग जाती है। ठीक है, तो ऐसी मुद्राओं को बोलते हैं हॉट मनी। ठीक है, याद रखिएगा। हवाला क्या है आपको बताना है। तो ए है विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार, बी है करवंचन, सी है शेयर बाजार में प्रतिभूतियों का अवैध लेन देन, डी है किसी विषय का पूर्ण विवरण। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, बताइए, विदेशी मुद्रा का विनिमय का अवैध जो कारोबार होता है वो क्या होता है? यहाँ पे देखिए विनिमय लिखा हुआ है, ये क्या होता है? विनिमय होता है। ठीक है, तो विदेशी मुद्रा का जो अवैध कारोबार होता है विनिमय के माध्यम से, उसे हम बोलते हैं हवाला। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखिए, हार्ड करेंसी का तात्पर्य क्या है? बताइए। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति तथा मांग दोनों स्थिर हो, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों हार्ड करेंसी उसे कहते हैं जिस मुद्रा की आपूर्ति मांग के अपेक्षा कम हो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। तो इसमें एग्जाम्पल हो सकता है आपका डॉलर, ठीक है, यूरो। इनका मांग बहुत कम, बहुत अधिक होता है, लेकिन इनकी सप्लाई कम होती है, इसलिए क्या होता है दोस्तों, ये हमेशा डिमांड में रहते हैं। ठीक है, और इनकी क्या है, वैल्यू बढ़ी रहती है। ठीक है, तो इसलिए इनको हार्ड करेंसी कहते हैं, और हार्ड करेंसी मैक्सिमम देशों में एक्सेप्टेड रहती है। ठीक है, चलिए सॉफ्ट करेंसी क्या होता है, उसके अपोजिट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप पढ़ के इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। जस्ट हार्ड करेंसी के अपोजिट है, तो अपना दिमाग लगाइए और इसका जवाब दीजिए। उम्मीद है कि आपने दिमाग लगा लिया होगा। अब देखिए इसका जवाब क्या होगा। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो उसको सॉफ्ट करेंसी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता है उसे क्या कहते हैं? बताइए। ए है विधिग्राह्य मुद्रा, बी है दुर्लभ मुद्रा, सी है सुलभ मुद्रा, डी है गर्म मुद्रा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विधिग्राह्य मुद्रा। जैसे भारत का विधिग्राह्य मुद्रा रुपया है। ठीक है, तो कोई भी दुकानदार अगर आप 10 रुपये का नोट या 1 रुपये का सिक्का लेके जाते हैं तो लेने से मना नहीं कर सकता, अगर करता है तो आप उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 9 देखिए, सस्ती मुद्रा से क्या अभिप्राय है? बताइए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देश की मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आसानी से उपलब्ध होना, बी है देश में उद्योगों, व्यवसायों और उपभोक्ताओं को कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध होना,
सी है देश में उद्योगों, व्यवसायों और उपभोक्ताओं को अधिक ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध होना। डी है विदेशी मुद्रा का देशीय मुद्रा के पूर्व के सापेक्ष में सस्ती उपलब्ध होना, सस्ते में उपलब्ध होना। पूर्व के सापेक्ष यहाँ पे कह रहा है, पहले के अपेक्षा, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। देश की मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आसानी से उपलब्ध हो जाना क्या कहलाता है, सस्ती मुद्रा का प्रतीक है, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, किन देशों की मुद्रा प्राय हार्ड करेंसी होती है? तो बताइए। अभी हमने डॉलर देखा था, यूरो देखा था, ठीक है, पौंड होता है। तो ये सब किस देशों से संबंध रखती हैं बताइए? ए है विकासशील देश, बी है विकसित देश, सी है अर्ध विकसित देश, डी है अल्प विकसित देश। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, विकसित देशों की मुद्राएं हैं, ठीक है, जो हार्ड करेंसी में आती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, भारत की विधिग्राह्य मुद्रा है। इस क्वेश्चन का जवाब दे चुका हूँ, अब बताइए आप इसका राइट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का जवाब दे चुका हूँ, इसलिए इस प्रश्न का जवाब नहीं दूंगा। प्रश्न नंबर 12 देखिए, सही कथन आपको चूज करना है। वह मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है उसको हॉट मनी कहते हैं, करेक्ट है ये स्टेटमेंट। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति की तुलना में मांग लगातार अधिक रहता है उसको हार्ड करेंसी कहते हैं, ये भी सही है। वह मुद्रा जिसकी मांग आपूर्ति की तुलना में कम रहती है वो हार्ड करेंसी कहलाती है, कैंसिल कर दीजिए। उसके बाद क्या है, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मांग की तुलना में अधिक रहती है वो सॉफ्ट करेंसी कहलाती है, ये भी क्या है, करेक्ट है, ठीक है। तो देखिए 1, 2, 4 जिसमें है वो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ये आपके यूपीएससी लेवल के एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न बनते हैं। तो अगर आप आगे चल के ऐसे किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आपसे प्रश्न कैसे बन सकते हैं, ठीक है, यानी कि एक प्रश्न को काफ़ी डिटेल में। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखिए, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? तो बताइए भारत में कुछ हुआ था अभी 2-3 साल पहले, ठीक है। तो ए है अवमूल्यन, बी है विमुद्रीकरण, सी है मुद्रा संकुचन, डी है मुद्रा स्फीति, ठीक है। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, विमुद्रीकरण। इसको क्या बोलते हैं, डीमोनेटाइजेशन। तो आई थिंक 5-6 साल बीत गए, ठीक है, 5-6 साल बीत गए इस घटना को। तो याद रखिएगा 5-6 साल नहीं, लगभग 6-7 साल, ठीक है। प्रश्न नंबर 14 देखिए, बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फैक्ट बेसिस। तो बताइए कौन थे? ए है रिकार्डो, बी है जेबीसे और सी है एसी पिगाओ, डी है माल्थस। तो बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता दोस्तों जेबीसी थे, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, जेबीसे, ठीक है। अब इसका फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में तुरंत बताइए इसका फुल फॉर्म क्या होगा क्वेश्चन नंबर 14 का, ठीक है। उम्मीद है आप ज़रूर बताएंगे। चलिए ज़ैबिनेट से इनके नाम में मिलेगा आपको तो बताइएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, जियॉन बैप्टाइज से, ठीक है, और इसको हम क्या बोल देते हैं कभी कभी, ज़ैबिनेट से, ठीक है। तो याद रखिएगा जीन बैप्टिस्ट से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, मुद्रा संकुचन का कारण क्या होता है? तो ए है मुद्रा पूर्ति की तुलना में माल एवं सेवाओं में पूर्ति की कमी, ठीक है, यहाँ पे मुद्रा संकुचन की बात हो रही है। बी है निर्यात की तुलना में आयात में कमी, सी है माल एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 15 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। जब क्या हो, कोई भी गुड्स हो या सर्विस हो, ठीक है, उसकी जो सप्लाई है उसके तुलना में मुद्रा की जो सप्लाई है वो कम हो जाए, ठीक है। तो मुद्रा की अगर पूर्ति में कमी आती है तो इसे मुद्रा संकुचन कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा और इसकी वजह से क्या होगा आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए प्रश्न नंबर 16 देखिए, कौन मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण में सहायक नहीं है? ठीक है, जो मनी सप्लाई होती है, ठीक है, तो उसके कंट्रोल के लिए कौन सा फैक्टर सहायक नहीं है? ठीक है, तो ए है बाजार मुक्त बाजार नीति, बी है मुद्रा आरक्षित अनुपात, सी है बैंक दर नीति, डी है मार्जिन आवश्यकता में परिवर्तन। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है मुक्त बाजार नीति। ठीक है, तो याद रखिएगा मुक्त बाजार नीति ये मुद्रा के आपूर्ति में, ठीक है, ये नियंत्रण में सहायक नहीं है। ठीक है, इससे मार्केट और फ्री हो जाता है। बाकी मुद्रा आरक्षित अनुपात इसको क्या बोलते हैं? कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है,
ये होता है। अगर कैश रिजर्व रेशियो बैंक बढ़ाते हैं तो क्या होता है, मार्केट में मनी की सप्लाई रुक जाती है, कम हो जाती है। बैंक दर नीति में अगर बैंक के दर बढ़ाए जाते हैं, यानी कि आरबीआई अपना दर बढ़ा देती है बैंकों को लोन देने के लिए, तो दोस्तों बैंक कम लोन लेते हैं आरबीआई से, इसलिए भी मनी सप्लाई रुक जाती है और मार्जिन जो आवश्यकता है उसमें भी परिवर्तन करने पे मनी की सप्लाई रुकती है। लेकिन मुक्त बाजार नीति में मनी की सप्लाई बढ़ जाती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 17 देखें ध्यान से। वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं। ठीक है, जैसे मान लो पहले 10 रुपये में आपको 1 केजी आलू मिलता था। ठीक है, अभी क्या हुआ, वही आलू 20 रुपये में मिल रहा है। ठीक है, 20 रुपये में 1 केजी। तो यहाँ पे क्या हुआ बताइए, मूल्य जो 10 रुपया था वो 20 रुपया हो गया, यानी कि 10 रुपये की जो वैल्यू है वो 10 रुपया और गिर गई। ठीक है, तो यहाँ पे यही कह रहा है कि वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और क्या होता है, कीमतें बढ़ जाती हैं। तो कीमत क्या हो गया एक केजी का 20 रुपया, लेकिन मुद्रा का वैल्यू क्या हो गया, गिर गया। ठीक है, तो इसको मुद्रास्फीति कह देते हैं दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिएगा, क्या हो, जब मुद्रा के मान में कमी हो। ठीक है, जो मनी है उसके क्या हो, कमी हो। ठीक है, इसका जो जैसे 10 रुपया में मान लो कि पहले आप 1 रुपया में जाके खूब बढ़िया अच्छा खासा नमकीन खरीद के लाते थे, लेकिन अभी आप 1 रुपया लेके जाएंगे तो दुकान वाला मार के भगा देगा, क्योंकि 1 रुपये की जो औकात थी नमकीन खरीदने की वो खत्म हो गई है। ठीक है, और इस स्थिति को दोस्तों मार्केट में या अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति कह देते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सी टर्म है, बाकी जब डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे तो हम इसको ब्रॉड पर्सपेक्टिव में समझाएंगे। अभी प्रश्न नंबर 18 देखिए। अर्थव्यवस्था की वैसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति के साथ साथ मंदी की स्थिति भी होती है तो उसको क्या कहते हैं। ठीक है, जैसे एक क्या हो रहा है कि आप 1 रुपया में चॉकलेट भी नहीं खरीद पा रहे हो। ठीक है, पहले क्या है, 1 रुपया में आपको 2 चॉकलेट मिलते थे, अभी 1 रुपया में 1 टॉफ़ी मिलती है, ये तो पता है ना। ठीक है, तो ऐसी भी स्थिति है। ठीक है, कि 1 रुपये की औकात भी गिर गई है और यहाँ पे क्या है, साथ में मंदी की स्थिति भी है, यानी कि प्रोडक्शन भी गिर गया है, जो उत्पादन था वो भी गिर गया है। ठीक है, यानी कि जो टॉफ़ी बन रही थी उसको भी कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है और इसलिए उसने टॉफ़ी का प्रोडक्शन करना बंद कर दिया है। और यहाँ पे 1 रुपये में जहाँ पे क्या मिलता था, 2 टॉफ़ी मिल रही थी, अब क्या हो रहा है, 1 टॉफ़ी केवल मिल रहा है, यानी कि दोनों विपरीत स्थितियाँ एक साथ उत्पन्न हो। ठीक है, यानी कि मुद्रास्फीति और मंदी दोनों, प्रोडक्शन का कम होना मार्केट में, ये क्या दिखलाता है, मंदी। ठीक है, और उसके बाद रुपए की वैल्यू को गिरना, ये क्या दिखलाता है, मुद्रास्फीति। और दोनों जब एक साथ घटित हों तो इसको क्या बोलते हैं, स्टैगफ्लेशन। तो दोस्तों देखिए, जब कोरोना काल था, ठीक है, तो कोरोना काल में क्या हुआ था, जो चीज़ें थी वो महंगी हो गई थी। ठीक है, महंगी के साथ साथ वो मार्केट में उपलब्ध भी नहीं थी। ठीक है, तो दोनों स्थिति एक साथ थी, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं क्या हो जाती हैं, ए है सस्ती हो जाती हैं, बी है महंगी हो जाती हैं, सी है बिल्कुल नहीं मिलती हैं, डी है प्रचुरता से मिलती हैं। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर है वो है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महंगी हो जाती हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा और क्वेश्चन आए तो कर लीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 20 देखिए। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया होती है तो ए है मंदी, बी है अति उत्पादन, सी है मुद्रास्फीति, डी है मुद्रा अस्फीति। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या होगा, बताइए, सोच के बताइए। ऑप्शन नंबर सी, मुद्रास्फीति। लगातार अगर बढ़ती हैं कीमतें तो इस प्रक्रिया को मुद्रास्फीति कहते हैं। चलिए, अभी तक आप थके नहीं है ना। अब देखिए, अगर थक गए हैं तो थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए। 13 मिनट का क्लास हो चुका है, 14 मिनट का, तो पानी पीजिए और उसके बाद फिर से मेरे साथ जुड़िए। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 21 देखते हैं, इसको ध्यान से पढ़िएगा। घाटे की वित्त व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा छापकर पाटते हैं, सरकार करती थी ऐसा। ठीक है, इस युक्ति का उद्देश्य आर्थिक विकास है। ओके, परंतु यदि यह विफल हुई तो इससे कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है। तो दोस्तों बताइए, अगर मान लो कि सरकार के पास पैसे नहीं है, ठीक है, तो वो आरबीआई को बोलती थी पहले, अभी नहीं। ठीक है, तो पहले क्या बोलती थी, खूब पैसे छाप के मुझे दे दो। ठीक है, आरबीआई पैसे छाप के सरकार को दे देती थी और सरकार का काम चल जाता था। लेकिन इससे मान लो ये जो व्यवस्था है ये फेल हो जाए, ठीक है, तो मार्केट में पैसा ही पैसा हो जाएगा और पैसे ही पैसे जब हो जाएंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, गिर जाएगी।
जैसे मान लो कोई जमाई है, कोई घर का दामाद है, वो 1-2 बारी आता है महीने में, ठीक है, तो उसकी थोड़ी वैल्यू रहती है। लेकिन अगर वो घर पे ही आके रहने लगे, ठीक है, यानी डेली डेली आने लगे, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो पैसा भी ऐसा ही है, यानी कि आपके पास बहुत अधिक पैसे हो जाएंगे तो उसकी वैल्यू मार्केट में कम हो जाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, वह वर्ग कौन है जिसको मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है, ठीक है। तो ए है देनदार, बी है लेनदार, सी है व्यापारी मार्ग, डी है वास्तविक परिसंपत्तियों के धारक। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है देनदार, ठीक है। तो मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि जिसको होती है वो है लेंडर, जिसको बोलते हैं देनदार। अब क्यों, जैसे इसको समझ लीजिए ऐसा क्यों होता है। जैसे मान लो मुद्रास्फीति से पहले आपने 10 रुपया अपने दोस्त को दिया, ठीक है, समझिएगा इसको सिंपली। 10 रुपया मान लो सिब्बा ने अंजू को दिया था और मार्केट में मुद्रास्फीति की स्थिति नहीं थी, ठीक है। कितना दिया था, 10 रुपया, और उस समय 10 रुपया में अंजू खूब बढ़िया से 2 सेब खरीद पा रही थी। कितना, 2 सेब, ठीक है, 2 एप्पल खरीद के खा पा रही थी, सिंपली समझना, ठीक है। और मुद्रास्फीति की स्थिति में वो जो सेब 10 रुपया का मिल रहा था, अब 10 रुपये में जहाँ पे 2 सेब मिल रहे थे, अब मुद्रास्फीति हो गई है, वैल्यू कम हो गई है और केवल 1 एप्पल मिल रहा है, ठीक है, 1 सेब मिल रहा है। तो अब इस स्थिति में अगर 10 रुपये क्या करे, अंजू वापस करे किसको, सिब्बा को, ठीक है। तो इसमें देखो पैसे तो 10 रुपये दे रही है अंजू, लेकिन यहाँ पे 10 रुपये की वैल्यू अब गिर चुका है, ठीक है। तो इसमें देखो प्रॉफिट किसको हुआ, लॉस किसको हुआ, हानि हुआ सिब्बा को, क्योंकि इसने 10 रुपये दिए थे, और अंजू को इसमें प्रॉफिट हुआ क्योंकि इसने उस समय 2 एप्पल खरीद लिए थे। अब उसी 10 रुपये की वैल्यू केवल 1 एप्पल के बराबर है इस समय। तो प्रॉफिट किसको हुआ, तो प्रॉफिट दोस्तों हुआ किसको, अंजू को, यानी कि ऋण, जिसने कर्ज लिया और जिसने कर्ज दिया उसको हानि होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए मुद्रास्फीति से लाभान्वित कौन होगा, तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम में पूछे तो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहनी चाहिए, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 24 देखिए, मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थित होने को क्या कहते हैं। तो ए है गतिरोध, बी है स्टैगफ्लेशन, सी है चल स्फीति, डी है अस्फीति। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर क्या होगा बताइए, ऑप्शन नंबर बी स्टैगफ्लेशन, अभी थोड़ी देर पहले देखा था, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 25 देखिए, मुद्रास्फीति को इनमें से किसके द्वारा रोका जा सकता है। ए है बजट के घाटे द्वारा, बी है प्रत्यक्ष कराधान में वृद्धि करके, सी है सरकारी व्यय में कटौती करके, डी है इनमें से सभी। तो दोस्तों मुद्रास्फीति को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, जो बचत है उसका कटौती करके, ठीक है। प्रत्यक्ष कराधान में वृद्धि कर दीजिए, यानी कि डायरेक्ट टैक्स जो है उसमें वृद्धि कर दीजिए। तो जिनके पास, जैसे मान लो किसी के पास 40,000 आ रहे थे, ठीक है, अगर डायरेक्ट टैक्स में वृद्धि करेंगे तो वो अब 30,000 आएंगे, ठीक है। तो जो 10,000 अधिशेष बचता था अब नहीं बचेगा, और जब नहीं बचेगा 10,000 एक्स्ट्रा तो इंसान खरीदने कम जाएगा मार्केट में और दाम में धीरे धीरे कंट्रोल आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, सरकार व्यय में कटौती करेगी, ठीक है। सरकार के व्यय में कटौती का मतलब, जैसे सरकार क्या करती है, पैसे बांटती रहती है, ठीक है, और मान लो जनता के लिए कोई काम करती रहती है पैसे खर्च करके, और या तो फिर मान लो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है ना, जैसे सरकार अभी क्या करती है, किसानों को 2,000 रुपया देती है ना, 3 महीने में, 6 महीने में, 6 महीने में आई थिंक, ठीक है। तो वो क्या है, उस पर कटौती लगा दे सरकार अपने व्यय पे, या फिर जो गैस सब्सिडी देती है कटौती लगा दे, तो लोगों के पास पैसे नहीं बचेंगे, और जब पैसे नहीं बचेंगे तो मार्केट में पैसे कम होंगे, और मार्केट में जब पैसे कम होंगे तो मुद्रा की वैल्यू यानी मुद्रास्फीति नहीं होगी, यानी कि मुद्रा की वैल्यू कम नहीं होगी, ठीक है। तो इस प्रश्न में ये था। प्रश्न नंबर 26 देखिए, कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है। तो ए है मांग पर नियंत्रण, बी है मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण, सी है ब्याज दर में कमी, डी है वस्तुओं की राशनिंग। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्याज दर में कमी करने से मुद्रास्फीति को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इससे क्या होगा बताइए, इससे ब्याज दर में कमी करेंगे तो मुद्रास्फीति बढ़ेगा, मार्केट में पैसा और अधिक जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 27 देखिए, भारत में मुद्रास्फीति ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो बताइए।
ए है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, बी है उत्पादक मूल्य सूचकांक, सी है थोक मूल्य सूचकांक, डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वर्तमान में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके पहले थोक मूल्य सूचकांक होता था, लेकिन अभी भी थोक मूल्य सूचकांक यूज होता है, लेकिन एवरेज ज्ञात करने के लिए। लेकिन अगर सटीकता से ज्ञात करना है कि मुद्रास्फीति की क्या स्थिति है, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देखते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 28 देखिए, भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है तो किससे दोस्तों बताइए। ए है थोक मूल्य सूचकांक द्वारा, बी है शहरी गैर कामगारों द्वारा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा, ठीक है, सी है कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा, डी है राष्ट्रीय आय और स्फीति द्वारा, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, ए भी होगा, थोक मूल्य सूचकांक भी होगा, और बताइए क्या होगा। चलिए इसका याद रखिएगा, थोक मूल्य सूचकांक केवल ऑप्शन में है, तो थोक मूल्य सूचकांक देना है। अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता तो वो भी करेक्ट होता, ठीक है। प्रश्न नंबर 29 देखिए, मुद्रास्फीति की शून्य दर उस वर्ष में अवश्य मानी जाती है जब, तो बताइए कब। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट होगा, पढ़िए ध्यान से। वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में जब मुद्रास्फीति की जो वार्षिक दर है वो शून्य हो जाए, तो मुद्रास्फीति की शून्य दर उस वर्ष में मानी जाती है, ठीक है। तो प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की जो वार्षिक दर है वो शून्य हो, ठीक है। प्रश्न नंबर 30 देखिए, तो दोस्तों प्रश्न नंबर 30 में क्या है, मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है, तो बताइए कैसे। तो ए है कर में वृद्धि करके, बी है मूल्यों पर कमी करके, सी है मुद्रा आपूर्ति का वृद्धि कर नियंत्रण करके, ठीक है। तो मुद्रा आपूर्ति की जो मतलब सप्लाई है, मुद्रा मनी की सप्लाई है, उसमें वृद्धि, ठीक है, वृद्धि को नियंत्रित करके, यहाँ पे कर नहीं है को है, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो मनी सप्लाई है, मुद्रा आपूर्ति है, उसकी वृद्धि को नियंत्रित करेंगे तो अपने आप ही क्या होगा, मुद्रास्फीति, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 31 का बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको समझ में आना चाहिए कि है क्या। मुद्रा आपूर्ति की जो सर्वाधिक तरलता है वो किस में माप है, ठीक है, किस में मापी जाती है, या फिर इसमें से जो M1, M2, M3 हैं, ये मुद्रा सप्लाई की क्या है, सर्वाधिक तरल माप की इकाइयां हैं। अब इनको मैं आपको क्लास में डिटेल में समझाऊंगा, अभी पहले इतना समझिए कि जो मुद्रा सप्लाई का M1 है, इसमें क्या क्या आता है। इसमें राइट आंसर तो यही है, तरल सबसे अधिक क्या है, M1, ठीक है। अब M1 है क्या, इसको समझिए। M1 में क्या क्या आता है, देखिए, लोगों के पास जो भी करेंसी है, किसके पास, लोगों के पास, जैसे हम लोगों के पास जो भी करेंसी है, ठीक है, यानी कि चाहे वो पैसा नोट में हो या तो सिक्के में, ठीक है। तो और ये हो गया लोगों के पास जो करेंसी है, प्लस इसमें और भी कुछ है, वो क्या है, जो बैंकों के पास पैसे जमा है, ठीक है, जो बैंकों के पास मान लो जनता ने जमा किया है वो, प्लस जो आरबीआई के पास जमा है, ठीक है, आरबीआई के पास किनका, बैंकों का जो पैसा जमा है, ठीक है, ये किस में आता है, मुद्रा आपूर्ति की, बताइए, सर्वाधिक तरलता की माप में, यानी कि M1 में। तो लोगों के पास पैसा जो है, बैंक्स के पास पैसा जो है, और आरबीआई का जो पैसा बैंकों के पास है, उन सभी को ऐड करते हैं तो आता है M1, ठीक है। तो याद रखिएगा। अब देखिए ये सर्वाधिक तरल का क्या मतलब है, अब आपके पास पैसा है नोट या सिक्के के रूप में, तो आप कभी भी उसको ले जाके खर्च कर लेते हैं, है ना, मार्केट में जाएंगे तो पैसा दिया और कुछ खरीद लिया, ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखें प्रश्न नंबर 32 देखिए, किस संगठक को मुद्रापूर्ति में विस्तृत मुद्रा कहा जाता है, ठीक है, मनी सप्लाई में विस्तृत मुद्रा किसको कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि M3, ठीक है। और M3 के अंतर्गत कौन कौन सी मुद्रा आती हैं वो जान लीजिए, ठीक है। तो M3 में पहली बात क्या आता है आपका, M1, ठीक है। M3 का अगर फार्मूला रखें तो हमने जैसे M1 समझा था, तो M1 के अंतर्गत सारे जितने भी आपने रुपए देखे थे, ठीक है, मनी सप्लाई के जितने भी माध्यम देखे थे वो आते हैं। प्लस अब इसमें दोस्तों जैसे पोस्ट ऑफिसों के पास जो टाइम डिपॉजिट मनी होता है, ठीक है, किन के पास, पोस्ट ऑफिस के पास जो टाइम डिपॉजिट मनी है, ठीक है, टाइम डिपॉजिट मनी, यानी कि वो एक निश्चित समय के बाद ही आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो टाइम डिपॉजिट प्लस, ठीक है,
जो अमाउंट के अंतर्गत पैसा है वो भी, और उसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसमें M2 का कोई रोल नहीं है, तो M3 का फार्मूला याद रखिएगा। एक तो M1 प्लस पोस्ट ऑफिस में जो टाइम डिपॉजिट मनी है, ठीक है, तो फिक्स डिपॉजिट भी इसको कह सकते हैं आप, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी M3। और ये जो मनी के संगठक हैं वो क्लास में मैं आप लोग को समझा दूंगा। बाकी यहाँ पे प्रश्न नंबर 33 देखिए, मुद्रा आपूर्ति की माप में M3 में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो बताइए, ये है जनता के पास जो नगद है, वो तो अभी बताया कि M1 में जो जनता के पास नगद है वो आता है। डाक खानों की जो मांग है, ठीक है, मांग जनित ये नहीं आता है, क्योंकि हमने क्या देखा, M3 में टाइम डिपॉजिट आता है, यानी कि समय जनित कह सकते हैं, समय के हिसाब से, यानी फिक्स डिपॉजिट वाले पैसे M3 में आते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी बैंकों की जो मांग जमा है, बैंकों की जो सावधि जमा है, ये सभी M3 में आएंगे, लेकिन डाक खानों की जो मांग जमा है वो नहीं आएगा, ठीक है। वो किस में आता है दोस्तों, वो M2 जो मनी सप्लाई है उसमें M1 प्लस ये ऐड हो जाता है, डाक खानों की जो मांग जमा है, यानी कि डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। अब मनी क्या है, मनी सप्लाई क्या है, वो मैं आप लोगों को क्लास में समझा दूंगा, ठीक है। बाकी अभी यही समझिए। प्रश्न नंबर 34 देखिए, मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? ठीक है, तो ए है उत्पादन में ह्रास की वजह से, बी है मुद्रापूर्ति में वृद्धि तथा उत्पादक में ह्रास की वजह से, सी है मुद्रापूर्ति में वृद्धि की वजह से, डी है उत्पादन में वृद्धि की वजह से। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुद्रापूर्ति जो है मनी की जो सप्लाई है उसमें वृद्धि हो जाए और उत्पादन में ह्रास हो जाए तो क्या स्थिति उत्पन्न होता है, मुद्रास्फीति का। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट होता, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ज़्यादा करेक्ट है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 35 देखिए, किस घटक में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की वृद्धि में प्रमुख योगदान दिया है? ठीक है, तो किस घटक ने है, ठीक है, में नहीं है। ठीक है, तो बताइए, रुपये के अवमूल्यन, बी है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश, सी है रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता ने, डी है इनमें से सभी ने। तो दोस्तों इसमें अगर बात करें भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे अधिक योगदान जिसने दिया है तो सभी के सभी, ठीक है, रुपये का अवमूल्यन कर दिया, ठीक है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश, रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता। ठीक है, ये सारी बातें मैं क्लास में समझाऊंगा। ठीक है, अभी बस आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए कि अगर विदेशी मुद्रा का भंडारण करना है तो भारत को अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करना होगा, यानी कि जैसे मान लो अभी $1 इक्वल टू, अगर $1 इक्वल टू 82 रुपया है, ठीक है, मान लो ऐसा 80 रुपया है लेकिन 82 रुपया, यही $1 इक्वल टू 100 रुपया होने का मतलब क्या है कि अधिक से अधिक लोग क्या करेंगे, डॉलर विदेशी लाके भारत में खर्च करेंगे तो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा, क्योंकि वो 82 में 18 का लालच देख के आएंगे। ठीक है, तो ये अवमूल्यन कहलाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, देश की विदेशी मुद्रा भंडार में किस घटक का सम्मिलित, मतलब किस घटक को सम्मिलित किया जाता है देश के विदेशी मुद्रा भंडार में? तो ए है आरबीआई की विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, बी है आरबीआई का स्वर्ण जो भंडार है, सी है रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता, डी है इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 36 का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, सभी को सम्मिलित किया जाता है विदेशी मुद्रा भंडार में। ठीक है, ये सभी घटक हैं। ठीक है, तो सभी को एक एक तोड़ के समझेंगे लेकिन वो क्लास में। अभी आप टेस्ट लगाइए। प्रश्न नंबर 37 देखिए, भारतीय मुद्रा रुपया की आधिकारिक विनिमय दर संबंधित है, तो किससे संबंधित है? ए है पाउंड स्टर्लिंग से, डी है डॉलर से, सी है एसडीआर से, डी है चुनी हुई विदेशी मुद्राओं के समूह से। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, चुनी हुई विदेशी मुद्राओं के समूह से। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 38 देखिए, भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ था? तो ए है 1542 ईस्वी में, बी है 1601 ईस्वी में, सी है 1680 ईस्वी में, डी है 1806 ईस्वी में। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 38 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1806 ईस्वी में। चलिए प्रश्न नंबर 39 देखिए, भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग खर्च होता है, तो किस कार्य में खर्च होता है बताइए? ए है खाद्यान्नों के आयात में, बी है लौह इस्पात के आयात पर, सी है पेट्रोलियम के आयात पर, डी है तकनीकी ज्ञान के आयात पर। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोलियम के आयात पर। चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखिए कि काली मुद्रा यानी कि ब्लैक मनी क्या होती है? ठीक है, ब्लैक मनी किसको कहते हैं? तो बताइए,
ए है गैर कानूनी आय को, बी है यह बिना बताई गई एवं छिपाई गई आय है, सी है एक ऐसी आय जिसका औचित्य नहीं है, डी है यह वह आय है जिस पर अपवंचन नहीं हुआ है। ठीक है, तो अपवंचन क्या होता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मतलब जिस पे टैक्स पे नहीं किया जा रहा है। ठीक है, छुपा के रखा गया है। ठीक है, टैक्स इवेजन कहते हैं इसको। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। अब आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपके कितने करेक्ट हुए हैं। बाकी सेशन आज यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। थोड़ी सी दिक्कत आई है इसलिए आज थोड़ा लेट हुआ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी मीटिंग चल रही थी और इसलिए मुझे टाइम मिला नहीं रिकॉर्ड करने का, बस बात इतना है। चलिए ख्याल रखिए अपना, आपका दिन शुभ हो, टेक केयर, बाय बाय।